Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे लिटरेचर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है. इनके वर्क्स को पढ़े बिना या इनकी बायोग्राफी को पढ़े बिना हम लिटरेचर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं. तो इनकी बायोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इनके बारे में कवर कर चुके हैं. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे इनके वर्क्स के बारे में, ओवरव्यू वर्क्स, बिकॉज एक एक वर्क के बारे में पढ़ने में बहुत टाइम लगता है एंड उस पर भी हम आएंगे स्लोली आगे सारी चीज़ें करेंगे. आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके वर्क्स के ओवरव्यू को लेकर. ईयर बाय ईयर उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे और क्या क्या चीज़ें रहीं, किस किस तरह से चली चीज़ें, एंड ऑल्सो ये बहुत ही कंपाइल्ड वे से मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मेरे खुद के नोट्स हैं. आप इनका फ़ायदा उठाइए. बात करते हैं 1789 से, बिकॉज एक्चुअली में इनकी करियर की शुरुआत यहीं से होती है. सबसे पहला वर्क जो इन्होंने लिखा था दैट वाज एन इवनिंग वॉक. वो इवनिंग वॉक था एंड इसमें एक यंग लेडी के नाम मेंशन है कि इसमें एक यंग लेडी होती हैं. उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यंग लेडी जो है वो कौन है इसमें. तो वो जो यंग लेडी हैं वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं. एंड एज वी नो डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी वो विलियम वर्ड्स की छोटी सिस्टर थी. एंड ऑल्सो एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में एंड दैट वाज फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1789 में और एंड हुआ था इन 1799 में. मतलब पूरा 10 साल का पीरियड था. फ्रेंच रिवोल्यूशन 10 सालों तक चला था. आगे हम बात करें 1793. 1793 में इनके 2 वर्क्स आए थे और दोनों को कंपाइल करके इन्होंने पहला अपना कलेक्शन पब्लिश कराया था. फर्स्ट था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड सेकंड था एन इवनिंग वॉक. जो उन्होंने लिखा था 1789 में वो उन्होंने पब्लिश कराया अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन 1793. तो दोनों को कंपाइल करके एक पोइट्री का कलेक्शन उन्होंने पब्लिश कराया था. 1795 से 1797 तक वो एक प्ले पे वर्क कर रहे थे और ये उनका एक लौता वर्क है जो प्ले है. इसके अलावा उन्होंने और कोई प्ले नहीं लिखा है, कोई भी प्ले नहीं लिखा है, सारी पोएम्स लिखी है और इस प्ले का नाम है द बॉर्डर्स. और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इसकी जो सेटिंग है ना, सेटिंग क्या होती है कि उस टाइम पे जब ये प्ले जो पब्लिश हुआ है तो उसमें जो सेटिंग है यानी कि उसमें जो स्टोरी हमें दिखाई गई है वो किस टाइम पीरियड की है या उस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही थी, पॉलिटिकली क्या चल रहा था या इंडस्ट्री वे से क्या चल रहा था, क्या सेटिंग क्या थी. तो उस टाइम पर जो ये स्टोरी है द बॉर्डर्स, ये उस टाइम की स्टोरी है जब हेनरी 8 रूलिंग पीरियड में थे. हेनरी 8 का जब रूल था उस टाइम की स्टोरी है, ये एक वर्स्ट ट्रेजेडी है. नेक्स्ट बात करते हैं 1798. 1798 एक ऐसा ईयर रहा जो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा एडिशन आया. वो था लिरिकल बैलेड्स का. लिरिकल बैलेड्स इन्होंने पब्लिश कराया. ये बहुत ही फेमस रहा एंड इसके ही नाम इसके लिए तो मोस्टली इसके लिए ही हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ को. इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और पोएम्स भी पब्लिश कराई. वो थी अ फ्यू अदर पोएम्स नाम से उन्होंने कुछ और पोएम्स को भी पब्लिश कराया. 1798 में लिरिकल बैलेड्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से उनको कि 1800 में जस्ट आफ्टर 2 years लिरिकल बैलेड्स का सेकेंड एडिशन भी आया. कुछ पोएम्स दोनों में सेम थी 1798 एडिशन में एंड 1800 वाले एडिशन में, बट कुछ जो थी वो न्यू पोएम ऐड की गई थी सेकेंड एडिशन में और 1-2 पोएम हटा दी गई थी जो पहले एडिशन था उसमें से. ओके, अब बात करें आगे तो 1807 में भी 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स आया था वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा एंड बहुत फेमस रहा. एंड ऑल्सो 1807 में जो पब्लिश हुआ पोएम्स इन 2 volumes जो कलेक्शन था, इसमें भी काफ़ी सारी पोएम्स थी. ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स था तो इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी पोएम्स थी. आफ्टर लिरिकल बैलेड्स अगर सबसे ज़्यादा हम किसी को पढ़ते हैं या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो यही है, पोएम्स इन 2 volumes. इसके बाद 1814 में आया द एक्सकर्जन और ऐसा कहा जाता है कि एक्सकर्जन के बाद उनका जो करियर था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होने लगा था. वो ज़्यादा फिर कुछ उतना इम्पोर्टेंट लिख नहीं पाए या पब्लिश नहीं करा पाए. फिर जो वो थोड़ा बहुत जो भी करा बहुत ज़्यादा कुछ फेमस नहीं आया था इसके बाद. 1815 में जो वर्क आया वो था द वाइट डोयो फ्राइलस्टोन.
ना इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि द वाइट डोई ऑफ राइलस्टोन जो है वो रिवाइज लिरिकल बैलेट्स का, मतलब जो 1800 में आया था लिरिकल बैलेट्स, उसका प्रीफेस है। स्टार्टिंग में प्रीफेस डालते हैं ऑथर्स, तो प्रीफेस है। तो पूछा जा सकता है कि रिवाइज लिरिकल बैलेट्स का इनमें से प्रीफेस कौन सा है। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको आंसर जो टिक करना होगा वो होगा द वाइट डोई ऑफ राइलस्टोन। एंड 1815 में एक और वर्क आया था और वो था लाउडामिया। लाउडामिया ये भी काफ़ी अच्छा वर्क था। 1819 में आया था पीटरबेल एंड द वैगनर। पीटरबेल एंड द वैगनर। 1820 में आया VR7, जो एक बच्ची की स्टोरी है जिसमें वो अपने भाई बहन के ग्रेव के पास बैठकर काम कर रही होती है। सारी थोड़ा सा टची स्टोरी है। एंड द रिवर ड्यूटन, ये 2 वर्क आए थे। 1821 में आया था म्यूटेबिलिटी। ना म्यूटेबिलिटी का अक्सर ईयर पूछा जाता है कि ये किस साल पब्लिश हुआ था, 1821 में। एंड देन 1822 में आया था एस्केलेस्टिकल स्केचेस। नाउ एस्केलेस्टिकल स्केचेस जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के सॉनेट्स हैं, ये पूछा जाता है। लव सॉनेट्स हैं या रिवन सॉनेट्स हैं, किस टाइप के सॉनेट्स हैं। तो बेसिकली ये चर्च सॉनेट्स हैं, चर्च सॉनेट्स। नाउ लास्टली 1850 में जो पब्लिश हुआ था लास्ट वर्क, वो था प्रिल्यूड, जो आफ्टर उनकी डेथ उनकी वाइफ ने ही पब्लिश कराया था। एंड इसमें भी काफ़ी सारी स्टोरी हैं, कुछ अलग अलग पोएम्स हैं, अलग अलग स्टोरी नहीं है, पोएम्स ही हैं। एंड पूरा एक सीरीज़ वाइज क्रोनोलॉजी है उनकी पूरी लाइफ, उन्होंने पूरी अपनी एक तरीके से लाइफ इसमें लिखी है। और ये इसको बनाना चाहते थे, एक तरीके से प्रोसेस बनाना चाहते हैं आपने काफ़ी बड़े एक एपिक का, बट वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। सो ये उनका लास्ट वर्क जो था वो पब्लिश हुआ था, जो उनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था। सो ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं फ्रॉम 1789 टू 1850, ये सारे उनके वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हैं जो ईयर बाय ईयर ऐसे पब्लिश हुए। नाउ ये इस तरीके से आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कलेक्शन रहा है लिरिकल बैलेट्स, सबसे पहले 1798 का लिरिकल बैलेट्स, उसमें कौन कौन सी पोएम्स थी। बिकॉज इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट कि आपको लिरिकल बैलेट्स की एक एक पोएम्स आपको लाइन वाइज बताई जाए, जनरली नहीं होता है, आपको बहुत शफलिंग इधर उधर करनी पड़ती है। सो यहाँ पे प्योरली आपको एक एक मैं पोएम बता दूंगी कि 1798 के एडिशन में कौन कौन सी पोएम्स थी। टोटल 23 पोएम्स थी एंड सीरीज़ वाइज हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोएम थी इस एडिशन की, इस कलेक्शन की, वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, और ये परफेक्ट सॉनेट था, परफेक्ट पोएम थी और ये कॉलरिज ने लिखी थी। यस, इसमें याद रखने वाली बात ये भी है कि 1798 एडिशन जो था उसमें 4 पोएम्स जो थी वो कॉलरिज ने लिखी थी एंड 19 पोएम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ना ऐसा कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी, बट जो 4 पोएम्स कॉलरिज ने लिखी थी वो बहुत ज़्यादा उभर के आई सामने, बहुत ज़्यादा वो फेमस हुई, उनकी वजह से ये जो कलेक्शन था इतना चला, इतना फेमस हुआ। सो फर्स्ट थी राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर जो कॉलरिज ने लिखी थी। सेकेंड इज ऑल्सो द फॉस्टर मदर्स टेल जो कॉलरिज ने लिखी थी। थर्ड थी लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यूथ ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एस्वेट, ये लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने। नाउ जो कॉलरिज ने लिखी थी उनके आगे मैंने मेंशन कर दिया है कॉलरिज, बाकी सारी जो पोएम्स हैं वो लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने। द नाइटिंगेल, और ये एक कॉन्वर्जेशनल पोएम है। ना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइटिंगेल किस टाइप की पोएम है, तो एक कॉन्वर्जेशनल पोएम है, जैसे बातचीत हो रही है इस तरह से इसमें ये पूरी पोएम है और ये भी कॉलरिज ने लिखी है। नेक्स्ट वी हैव द फीमेल वैगरेंट, द फीमेल वैगरेंट। नेक्स्ट 6th पोएम जो थी वो थी गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल। ना ये ऐसी पोएम्स हैं द फीमेल वैगरेंट, गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल, जिनके नाम अक्सर हम सुनते नहीं हैं कि अच्छा वर्ड्सवर्थ ने ये भी लिखी हैं, और ऐसे ही कुछ 4 नाम दे दिए जाते हैं जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है या नहीं लिखी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो 7th पोएम है वो है लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाय माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू होम दे आर एड्रेस्ड। नाउ ये नाम इतने बड़े एक्चुअली इसीलिए हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कोई पोएम लिखी है तो अगर उन्होंने उसको कोई टाइटल नहीं दिया, बाद में जिन्होंने पब्लिश कराई या किसी और ने जब टाइटल दिया तो उन्होंने जो फर्स्ट 2 लाइन्स थी उन्हीं को उसका टाइटल बना दिया, तो बेसिकली इस तरह से ही लंबे लंबे टाइटल्स आए हैं।
Lines written at a small distance from my house and sent by my little boy to the person to whom they are addressed. एंड इतने बड़े टाइटल अगर आपको देखेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली वर्ड्सवर्थ के ही होते हैं. 8th पोएम थी साइमन ली एंड इसका सब टाइटल है द ओल्ड हंट्समैन. और सब टाइटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सब टाइटल्स पूछ लिए जाते हैं कि इसका सब टाइटल क्या है. एक दो वर्ड इधर उधर कर दिया जाएगा एंड देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा. 9th वी हैव एनेक्डोट्स फॉर फादर्स. 10th वी आर 7. 11th we have lines written in early spring. 12th the thorn. 13th the last week of the flock. 14th the dungeon. 15th the mad mother. ये सब वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं पोएम्स. आफ्टर दिस 16th पोएम है द इडियट बॉय. 17th है lines written near Richmond upon the Thames at evening. नाउ काफ़ी जो राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स हैं, वो अपने पोएम्स में, स्टोरीज़ में थेम्स रिवर को मेंशन करते हैं बिकॉज ये वहाँ की बहुत ही होली रिवर है और काफ़ी मानते हैं. तो इसीलिए आपको काफ़ी बार ऐसा दिख जाता है थेम्स रिवर मेंशन वहाँ पे होती है. 18th वी हैव एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई. ना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेजरली बनता है वो ये है कि ये किसके सिमिलर पोएम है, और वो है द टेबल टर्न. जो टेबल टर्न जो इसी का नेक्स्ट पोएम है, जो इसी कलेक्शन में है, ये दोनों पोएम बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब काफ़ी सिमिलर हैं. 19th वी हैव द टेबल्स टर्न्ड, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट. 20th वी हैव द ओल्ड मैन ट्रैवलिंग. 21st द कंप्लेंट ऑफ अ forsaken इंडियन women. 22nd the convict, and 23rd and the last poem of this collection is lines written a few miles above Tintern Abbey, and Tintern Abbey is very 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 important poem. So I hope आपको ये सारी पोएम समझ आई हो, बिकॉज लाइन वाइज इस तरह से हमें पता होना बहुत ज़रूरी है एंड आपको इजीली इस तरह से कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा. सो इसका फ़ायदा उठाइए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.